हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस ट्री। आज हम डेली एमसीक्यूज के डिस्कशन में जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के 5 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ये वाला जो क्वेश्चन है जो टेस्ट सीरीज में आया था, इट वाज द 50th क्वेश्चन। काफी स्टूडेंट्स ने बोला है कि उन्हें ये समझ नहीं आया कि कैसे सॉल्व किया गया है। काफी मेल्स भी आए हैं इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग। So the question was, F Limited purchased machinery from G company for a book value of 4 lakh। यानी कि F Limited ने G कंपनी से 4 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी। ठीक है, अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं यानी कि वो डेबिट हो रही है, मशीनरी डेबिट होगी 4 लाख से। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि 4 लाख की मशीनरी हमने खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड बाय 4 lakh rupees। The consideration was paid by the issue of 10% of debentures of 100 rupees 100 each at a premium of 25%। The debenture account will be credited with what? अब 4 लाख की मशीनरी के लिए हम उन्हें क्या दे रहे हैं? हम उन्हें डिबेंचर्स दे रहे हैं। आप मान लो अगर हम उन्हें बोलते हैं कि हमने उन्हें 4 लाख के डिबेंचर्स दिए हैं, उस पे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हुआ? 25%, यानी कि 1 लाख रुपए। तो टोटल कितना हो जाता? 5 लाख रुपए, है ना। लेकिन वो एंट्री क्या पड़ती फिर? machinery account debited 4 lakh rupees, to debentures 4 lakh rupees, to security premium 1 lakh rupees। तो 5 लाख क्रेडिट हुए हैं और 4 लाख रुपए डेबिट हुए हैं। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, दोनों साइड्स बराबर होने चाहिए, है ना। तो हमने उनको एक्चुअली में 4 लाख रुपए पे करने हैं। ठीक है, तो अगर 25% प्रीमियम है यानी कि 4 लाख टोटल होना चाहिए, यानी कि 80,000 उस पे प्रीमियम होगा और 3,20,000 रुपीज डिबेंचर का अमाउंट होगा। ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें आंसर होगा 3,20,000। इसकी आप एंट्री देखो, मशीनरी अकाउंट 4 लाख से होगी। अब हमने उन्हें ये 4 लाख पे करने हैं, तो हमने उनको कुछ ऐसा देना जिसकी वैल्यू 4 लाख रुपए है। तो हम उन्हें 3,20,000 के डिबेंचर्स देंगे और इन पे प्रीमियम कितना है? इन पे प्रीमियम है 25%, यानी कि प्रीमियम कितना हुआ? 80,000। टोटल कितना हुआ? 4 लाख। 4 लाख की पेमेंट कर दी हमने इनको। अगर हम सिर्फ डिबेंचर्स ही 4 लाख के देंगे, 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, तो ये इक्वल नहीं होगा ना। हमने उनको पेमेंट 4 लाख की ही करनी है, जिसमें से कुछ हमने डिबेंचर्स दी, बाकी उन पे सिक्योरिटी प्रीमियम है। अगर यही उस इंसान ने वैसे खरीदे होते तो हम क्या करते? कैश अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब कैश की जगह यहाँ पे हमें क्या करना है? मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि मशीनरी के बदले में हमने उन्हें डिबेंचर्स दिए हैं। तो ये टोटल 4 लाख है, ये नहीं हिल सकता। ठीक है, तो डिबेंचर्स 3,20,000 के हुए, 80,000 के हमने उन्हें जो है उस पे सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि 4 लाख की मशीनरी है, उसके बदले में हमें डिबेंचर्स देने थे। वो डिबेंचर्स इन पे सिक्योरिटी प्रीमियम 25% है, तो फिर 3,20,000 की डिबेंचर्स देंगे ना हम उन्हें, क्योंकि 80,000 का तो सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो टोटल कितना हो गया? 4 लाख रुपीस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैरेज आउटवर्ड इज शोन इन व्हाट अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो कैरेज आउटवर्ड जो है हम कहाँ पे डालेंगे? कौन से अकाउंट में आएगा वो? तो आपको ये पता है, एक वर्ड होता है हमारे पास कैरेज आउटवर्ड, एक होता है कैरेज इनवर्ड। जब हमारे कोई जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस कैरेज इनवर्ड होता है। जैसे हमने कुछ सामान खरीदा, उस पे हमें कुछ किराया देना पड़ा, कैरेज का खर्चा देना पड़ा। ठीक है, उसको ढो के लेके आए हैं, उसका खर्चा हुआ, वो कैरेज इनवर्ड है, वो डायरेक्टली हमारे परचेजेस से रिलेटेड है। ठीक है, वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे पास। कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो हम उसे पीएनएल अकाउंट में डालते हैं। कैरेज आउटवर्ड होता है जब हमने शिपमेंट कर दी है और हमने कस्टमर्स तक सामान पहुंचाना है। जब हम कुछ खरीदते हैं अपनी कंपनी के लिए, हमने कुछ गुड्स परचेज किए, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो कैरेज इनवर्ड है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। कैरेज आउटवर्ड होता है इज दी शिपिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट, जो कंपनी करती है जब हमने गुड्स की शिपमेंट करनी है कस्टमर्स तक। जैसे आप अगर मिंत्रा से कुछ भी ऑर्डर करते हैं, तो मिंत्रा वाले जब वो भेजेंगे, हमारे पास सामान भेजेंगे, तो वो कैरेज आउटवर्ड है। ठीक है, मिंत्रा वालों के लिए वो कैरेज आउटवर्ड है, तो वो उसे पीएनएल अकाउंट में डाल लेंगे, वो अपने
ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डालेंगे, ठीक है। तो P&L अकाउंट इसका आंसर है कैश आउटवर्ड का। तो क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो P&L अकाउंट में आएगा, कैश इनवर्ड जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो ये आपको जरूर ही पॉइंट याद रखना है। Next is when a partner is given a guarantee by the other partner, loss on such guarantee will be borne by partner who gives the guarantee, all the other partners, partnership firm, none of the above. अगर एक पार्टनर को गारंटी दी जाती है दूसरे पार्टनर्स के टाइम पे, तो लॉस होने पे वो गारंटी कौन बियर करता है? जैसे 4 पार्टनर हैं तो उन्होंने 2 ने तीसरे को गारंटी दे दी कि अगर कोई लॉस होता है तो हम बियर करेंगे, ठीक है। तो फिर लॉस होने पे गारंटी जिन्होंने दी है क्या वो ही सिर्फ लॉस बियर करेंगे या सारे पार्टनर्स लॉस बियर करेंगे या पार्टनरशिप फर्म के सारे प्रॉफिट में से कटेगा जो पैसा है, या नन ऑफ दी अबव? तो अगर जिन्होंने गारंटी दी होती है लॉस के टाइम पे वही लॉस बियर करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया वेटनम पार्टनर इज गिवन बाय गारंटी बाय द अदर पार्टनर्स, देन द पार्टनर्स हु गेव द गारंटी वो लॉस बियर करते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ठीक है। तो आंसर है हमारे पास ए कि जब लॉस के लिए गारंटी दी गई है तो जिन्होंने गारंटी दी है वही लॉस बियर करेंगे, सारे पार्टनर्स के सर पे बर्डन नहीं आता है लॉस को बियर करने का, क्योंकि एक्सप्लिसिटली गारंटी प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए फॉर 10,000 रुपीज परचेज्ड थ्रू सेल्स बुक, द एरर विल रिजल्ट इन। हमने गुड्स परचेज किए तो हमें उसे परचेज बुक में डालना था, है ना, लेकिन हमने उसे सेल बुक में डाल दिया। तो इससे क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट हमें इंक्रीज्ड शो होगा, डिक्रीज्ड शो होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा ग्रॉस प्रॉफिट पे, या नन ऑफ दी अबव। अब आप इसको ऐसे समझो, अगर एंट्री सही की सही जाती, अगर हम परचेजेस को परचेजेस वाली बुक में ही डालते तो उससे क्या होता है जब आपने कोई चीज खरीदी तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट तो नीचे जाएगा ना। जब आप अपना ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हो तो एक साइड पे सेल्स होती है, एक साइड पे परचेजेस होते हैं, ठीक है। अगर हमने कोई चीज खरीदी है तो प्रॉफिट कम होगा ना, अगर सेल्स बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होना था, समझ लो आपका 1,00,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट, 1,000 का रख लो, 1,000 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। आपने क्या करना था, 100 रुपए के परचेजेस डालने थे, तो यहाँ पे क्या होना था, 900 रुपए होना था आपका ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन आपने क्या किया, इसकी जगह आपने सेल्स डाल दिया। सेल्स हमने ग्रॉस प्रॉफिट में क्या करनी थी, ऐड करनी थी। तो इससे क्या हुआ, आपका ग्रॉस प्रॉफिट 1,100 रुपए शो होना शुरू हो गया, यानी कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। गलत एंट्री डालने की वजह से अगर आपने खरीदी हुई चीज को बेची हुई चीज वाली एंट्री में डाल दिया तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट ज्यादा शो होगा, जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा शो हो रहा है, ठीक है। तो आंसर इज ए, इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो अगर आपको अकाउंटिंग नहीं भी आती तो भी आपको पता है कि अगर आपको परचेज किया है तो उसकी जगह सेल डाल दिया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जितना है उससे ज्यादा शो होगा। तो आंसर इज ए। लास्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ परचेज। हमने अमाउंट ऑफ परचेज निकालना है। अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी गई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी गई है हमें, तो हमने निकालना है कि हमारे पास परचेज कितना है, ठीक है। तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 6,000 रुपए है। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 5,800 है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 80,700। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, 80,500, 74,900, 8,900 एंड 75,900। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए अगर हमें परचेजेस का अमाउंट निकालना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उससे हम अमाउंट ऑफ परचेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 6,000 माइनस 5,800, 200 रुपए, उसमें हम ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज 80,700। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 80,900। आप इसको ऐसे देखो, साल के शुरुआत में हमारे पास 5,800 का सामान था, साल के एंड में हमारे पास
6000 का सामान बचा है, यानी कि 200 रुपए का फर्क है ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री में। साथ में ही हमने 80,700 का सामान बेचा भी है, तो इसका मतलब है कि हमने खरीदा है सामान बेचने के लिए। ठीक है, तो यानी कि हमने 80,900 का तो खरीदा है। साल में हमने, आप देखो, साल में हमने 80,900 का सामान खरीदा है। ठीक है, जिसमें से 5800 तो हमारे पास पहले से पड़ा था। ठीक है, और 6000 हमारे पास साल के एंड में पड़ा है। ठीक है, तो जो हमने सामान बेचा है वो कितना है, 80,700 का, यानी कि ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो अगर आप कॉमन सेंस से भी करो तो ये हो जाएगा कि साल के स्टार्टिंग में हमारे पास 5800 का था, साल के एंड में हमारे पास 6000 का सामान पड़ा है, और बेचा हमने है 80,700 का, यानी कि हमने 80,900 का सामान जो है वो नया खरीदा होगा, तभी तो हम बेच पाए हैं वो। ठीक है, तो द आंसर इज सी, 80,900। एंडिंग इन्वेंट्री, अगर आप उसको ज्यादा फॉर्मूला फॉर्म में है, एंडिंग इन्वेंट्री दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री दैट इज बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू परचेजेस, यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा, दैट इज 6,000 माइनस 5,800 प्लस 80,700। ऐसे जो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें आप सिर्फ कॉमन सेंस से भी कीजिए, यू डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला और एनीथिंग, तब भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हों काफी। अब बच्चों, जो आपका टेस्ट हुआ है, द रिजल्ट्स हैव बीन गुड। किसी को स्टिल कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके या मेरे को मेल करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।